बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स है। अच्छा, नाम से ही जाहिर हो रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स है, यानी कि इस चैप्टर में हम सारी स्टडी करेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। भाई हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होती है, कौन कौन सी फोर्सेस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 21 का वो कौन सा है, वो है एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब ये एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है, ये जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एटम क्या है। तो देखिए एटम क्या है, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है कि मैटर किससे मिलके बना है, भाई एटम से मिलके बना है। अब मैटर कौन कौन सी चीज़ है, जैसे ये चेयर्स होगी, टेबल होगी, ये दीवार होगी, मैं हो गया, ये सारे क्या हैं, ये मैटर हैं। और किससे ये सारे मिलके बने हैं, ये एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, एटम हमारे पास ऐसा पार्टिकल है कि जो हमें आम आंख से नज़र ही नहीं आता, ये इतना ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है, ये इतना ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है। अब 1911 में एटॉमिक मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल हमें दिया और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड इट। कहता है कि एटम में क्या होता है, दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और काफ़ी डेंस होता है, यानी उसमें काफ़ी डेंस पॉजिटिवली चार्ज ये न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके हो गया। और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास क्लाउड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये हमें कहा था 1911 में रदरफोर्ड ने। उसके बाद 1919 में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, कहता है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, एक्चुअली इसमें बंच ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। मतलब कोई एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जिनको उसने नाम दिया प्रोटॉन्स का, कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया कि उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और न्यूट्रॉन्स क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं कि जिनका मैस तो होता है लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी तक के डिस्कशन के मुताबिक हमें पता चला कि एक एटम है, उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, और उसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस का साइज और मैस कितना है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन में जो हमारे पास न्यूक्लियस का साइज है वो कितना है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड हो और उस ग्राउंड के अंदर बिल्कुल दरमियान में आप एक छोटी सी बॉल रख दें। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड हो और उस ग्राउंड के बिल्कुल मिड में आप एक छोटी सी टेनिस की बॉल रख दें, छोटी सी बॉल रख दें, तो वो बॉल क्या है, वो न्यूक्लियस है, और वो ग्राउंड क्या है, वो एटम है। यानी कि न्यूक्लियस एटम से इतना ज़्यादा साइज में छोटा है, न्यूक्लियस एटम से इतना ज़्यादा साइज में छोटा है। यानी कि 99.9% जो साइज है वो एटम का है और 0.1% जो साइज है वो न्यूक्लियस का है। यानी इतना ज़्यादा छोटू सा ये न्यूक्लियस है और इतना बड़ा एटम में इतना ज़्यादा छोटू सा न्यूक्लियस है। और याद रखिए कि मैं एटम और न्यूक्लियस के साइज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ना इतना बड़ा न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस इतना बड़ा एटम, इसका मतलब ये नहीं है कि एटम आम आंख से नज़र आएगा। एटम आम आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी नहीं नज़र आते। ओके हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर नोट रखें।
all the at the center of every atom there is an extremely small nucleus. हर एटम के सेंटर में एक एक्सट्रीमली स्मॉल न्यूक्लियस होता है, और मैं साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको देखते हैं. 99.9% mass of atom is concentrated in the nucleus है. एटम का जो 99.9% mass होता है वो न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, यानी कि 0.1% सिर्फ mass हम कंसीडर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स का है, और 99.9% जो mass है वो सिर्फ इस छोटू से न्यूक्लियस का है. यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस मिला के जो है वो इस न्यूक्लियस का मैस बनता है. तो इस न्यूक्लियस का मैस जो है वो 99.9% मैस ऑफ एटम है. तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ गौर करें कि मैंने क्या कहा है कि एटम साइज में, अगर न्यूक्लियस और एटम के साइज को हम कंपेयर करें, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस इतना छोटू सा होता है, 99.9% साइज होता है वो एटम का होता है, दरमियान में 0.1% साइज होता है वो न्यूक्लियस का होता है, यानी इतना ज़्यादा छोटू सा होता है. अगर आप मैस की बात करें तो इस छोटू से का मैस, इस छोटू से का मैस यहाँ पर आपने देखना कितना है. कहता है 99.9% मैस ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. एटम का 99.9% जो मैस है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस छोटू से के अंदर. ओके हो गया. और 0.1% जो हमारे पास मैस होता है हम क्या करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का. द साइज ऑफ एटम, भाई साइज की बात आ गई. द साइज ऑफ एटम इज 10 to raise power 5 times द साइज ऑफ न्यूक्लियस. कि जो साइज ऑफ एटम है वो 10 to raise power 5 times है साइज ऑफ न्यूक्लियस के. कितना बड़ा एटम है अगर हम उसको न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो, ठीक है. वैसे ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आम आंख से नज़र ही नहीं आता, लेकिन हम कंपैरिजन जब कर रहे हैं ना, हम उस सेंस में हम ये सारी बातें कर रहे हैं जब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आती है कि ये हमारे पास वही एटम हो गया, ठीक है, आसपास ज़ाहिर है, और ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस, आसपास ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. अब हम ना कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है. ठीक हो गया. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. आर चार्ज नंबर इज डिनोटेड बाय Z. कि जो किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर. उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर. तो जितने किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम शो किससे करते हैं, Z से. Z हमारे पास, Z हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, यानी हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है. और Z हमें क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर. वही हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैस नंबर या एटॉमिक मैस. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज इट्स मैस नंबर एंड इज डिनोटेड बाय A. कि किसी न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैस नंबर, या हम उसको कहते हैं एटॉमिक मैस. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मैस को हम A से शो करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय A. और ये क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हमारे पास होता है वही हमारे पास क्या होता है, मैस नंबर हमारे पास होता है, ठीक है. जितने भी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको आप ऐड करें कि इतने प्रोटॉन है इतने न्यूट्रॉन हैं, उनको आप ऐड करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मैस नंबर बनेगा, या हम उसको कहते हैं कि ये एटॉमिक मैस है, ठीक है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ठीक है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, मैस नंबर के लिए हम इक्वेशन कौन से यूज करते हैं, A से हम इसको शो करते हैं, और क्या होता है, Z प्लस N. अब Z इसमें क्या है, Z हमारे पास है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मैस होता है.
ओके हो गया। अच्छा, अगर हमें कहा जाए, ये तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ए से हमने शो कर दिया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जेड से हमने शो कर दिया। अगर हमें कहा जाए कि बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो हम कैसे बताएं? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो हम कैसे बताएं? तो वो हम ऐसे बताएंगे, n को इधर ही रहने दें, z को इस तरफ ले आए, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, मतलब कि आप मैस नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। आगे जाके एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से निकलेंगे, ठीक है। अब इसको हम शो कैसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो यहाँ पर z होता है, यहाँ पर a होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, एटॉमिक नंबर को, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो किस चीज़ को शो करती है, एटॉमिक मास को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लूँ, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, यहाँ भी उसके 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन तो इसमें है ही नहीं है। तो जो प्रोटॉन का हमारे पास नंबर है वही हमारे पास इसका, जो प्रोटॉन का मास है वही हमारे पास इसका हाइड्रोजन का मास होगा। ओके हो गया। तो Z 1 है, एटॉमिक मास भी इसका 1 है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। यूरेनियम, यूरेनियम के यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 92 और यहाँ पर 235। अब 92 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसके एटॉमिक नंबर को, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92 है। 235 क्या शो कर रहा है, एटॉमिक मास को, यानी इसका एटॉमिक मास 235 है, यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 235, और वही क्या है, उसका एटॉमिक मास है। ओके हो गया। यानी कि अगर हमें कहा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल गया कि भाई 92 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 235 हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है 235 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 92। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 235 माइनस 92 इज इक्वल टू 143 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 143 हैं। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे, और अगर एटॉमिक मास फाइंड करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहानी आती है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है मास ऑफ एटम कैसे हम निकालें। अगर तो हमें फॉर एग्जांपल कोई सेब, आलू वगैरह इनका मैस करना हो, ठीक है, कि ये कितने हैं हमारे पास, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वो किलोग्राम यूज़ करते हैं कि इतने किलो हैं या ये हमारे पास इतने ग्राम हैं, तो किलोग्राम या ग्राम हम यूज़ करते हैं मैस को मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम मैस का मेजर कर रहे हैं, एटम का अगर हम मैस मेजर कर रहे हैं, तो एटम तो इतनी छोटी चीज़ है कि आम आंख से नज़र ही नहीं आती। आप इसको वो किलो वाले बोर्ड से कैसे मेजर करोगे, मुश्किल हो जाएगा ना। यानी कि हमें कि एटम का मैस मालूम करने के लिए कोई हमें स्टैंडर्ड चाहिए, कोई हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। और वो स्टैंडर्ड क्या हम चूज़ करते हैं, वो है कार्बन 12। वो स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12। अब ठीक है, यहाँ पर हम इसको या इस तरह लिखते हैं कार्बन 12, या इस तरह से लिखें 6 और 12, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 12 है। तो कार्बन 12 क्या है, हम एज अ स्टैंडर्ड इसमें यूज़ करते हैं एटम का मास फाइंड करने के लिए। तो किस तरह से एटम का मास या एटॉमिक पार्टिकल्स का मास फाइंड करने के लिए, तो कार्बन 12 हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 AMU क्या है। जब ये पता चल गया ना, तो हम एटम का मास कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो 1 AMU क्या है, देखें, ये हमारे पास है कार्बन 12, ये हमारे पास है कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम।
जिसके मैंने कितने किए हुए हैं हिस्से, 12 हिस्से किए हुए हैं। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 है, इसको काट काट के मैंने कितने हिस्से कर दिए, इसके 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। जब मैंने इसके 12 हिस्से किए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये तो 16 हुए हुए हैं, हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं, अब 12 हो गए, ठीक है। हमने इसके कितने हिस्से किए, 12 हिस्से किए, ठीक है। पहले वो बाय मिस्टेक 16 हुए हुए थे, 12 हिस्से किए। तो इसमें ये जो एक हिस्सा होगा, ये वाला, ये जो एक हिस्सा होगा, इसका जो मैस होगा उसको हम कहते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मैस यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मैस यूनिट, या हम सिंपल उसको U से रिप्रेजेंट करते थे, 1U, ठीक है। यूनिफाइड एटॉमिक स्केल जो हमारे पास होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि कार्बन 12 के अगर हम 12 हिस्से करें तो जो उसके एक हिस्से का मैस होगा वो हमारे पास कहलाता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक हो गया। तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट क्या है, या 1U से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1U इज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन एटम, कि अगर हम कार्बन एटम के 12 हिस्से करें तो जो उसके एक हिस्से का मैस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल होता है। और 1U अगर हम केजी में देखें तो कितना होता है, 1.6606 × 10⁻⁻27 kg। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं, इसे कैसे एटम का साइज आप एटम का मैस आप मेजर कर रहे हैं, ये तो हमें बताएं। तो देखते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 और 1, इसका जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का जो मैस होता है वो कितना होता है, वो 1 AMU होता है। वो कितना होता है, 1 AMU होता है। वैसे तो 1.008 AMU होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम क्या कहते हैं कि वो कितना होता है, 1 AMU होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसी एटॉमिक मैस यूनिट में कार्बन 12 का मैस हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें, एक हिस्से का 1 AMU, 2 हिस्सों का 2 AMU, 3 हिस्सों का 3 AMU, 12 हिस्से किए हैं तो 12 AMU, यानी कि कार्बन 12 का जो हमारे पास मैस होगा एटॉमिक मैस यूनिट में वो कितना होगा, 12 AMU। बात समझ आई है, यानी कि हम इनके मैसेज को के लिए एक यूनिट से हमने वो बना दी AMU, कि हम इसमें आइंदा से इसको मेजर करेंगे। हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मैस है वो कितना निकला है, ठीक है, उसका मैस कितना निकला है, 1 AMU, और कार्बन का कितना निकला है, 12 AMU, क्योंकि कार्बन का मैंने कहा एक हिस्सा जो है वो 1 AMU है, तो इसमें तो 12 हिस्से हैं, तो इसका कितना हुआ, 12 AMU, और हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 AMU। ओके हो गया। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन का मैंने कहा कितना, 1 AMU, और कार्बन का कितना, 12 AMU। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, या 16U सिंपल लिख दें तब भी ओके है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन एटम का ये जो एक हिस्सा नहीं है, इस तरह के अगर 14 हिस्से हों, इस तरह के अगर 14 हिस्से हों तो जो नाइट्रोजन है इसका मैस बनता है। अगर कार्बन 12 का ये एक हिस्सा है, इस तरह के 16 हिस्से हों, इसी तरह के कितने हिस्से हों, 16 हिस्से हों, तो किसका मैस बनेगा, ऑक्सीजन का बनेगा, और वो कितना है, 16 AMU। यानी कि स्टैंडर्ड हमने क्या रख लिया, स्टैंडर्ड हमने रख लिया 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन एटम। इसको हमने क्या रख दिया, यानी कार्बन 12 को हमने क्या रख दिया, इसको हमने स्टैंडर्ड रख दिया, कि इसकी रिस्पेक्ट से आइंदा हम जितने भी हमारे पास वो एटम्स वगैरह आ रहे हैं उनके मैस को हम देखेंगे इसकी रिस्पेक्ट से। इसकी रिस्पेक्ट से इसका देखा 1 AMU, इसकी रिस्पेक्ट से इसका देखा 12 AMU, ठीक है, इसका अपना 12 AMU बना। इसी के एक हिस्से की रिस्पेक्ट से हमने नाइट्रोजन का दिखा 14 AMU, इसी के एक हिस्से की रिस्पेक्ट से हमने देखा ऑक्सीजन का 16 AMU, किस तरह के 16 हिस्से मिलाओ तो ऑक्सीजन का बन जाएगा मैस, ठीक है। तो इसको हमने क्या रख लिया है, स्टैंडर्ड रख लिया है, ओके हो गया। अब इसी तरह जो हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन आता है AMU में, वो कितना आता है, 1.007276U। ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन है, ओके हो गया। तो
हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन ही नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो उसका जो हमारे पास मैस आएगा वो इतना ही आएगा ना, जिसको हमने सिंपल वो 1 AMU लिखा हुआ है। वैसे कितना था 1.008 AMU जो एग्जैक्ट है, लेकिन हमने उसको क्या लिखा हुआ है 1 AMU। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट भाई, ये मैस ऑफ प्रोटॉन ये कैसे आया है, ये तो हमें बताया। हमारा डस्टर किधर गया, डस्टर तो नहीं, कपड़ा हमारा किधर गया। तो हम देखें ये मैस ऑफ प्रोटॉन कैसे आया है, ठीक है, AMU में यानी एटॉमिक मैस यूनिट में, जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन kg में कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास होता है मैस ऑफ प्रोटॉन kg के अंदर, ठीक है। और 1 एटॉमिक मैस यूनिट kg में कितनी होगी, वो हमारे पास होगी, यानी किलोग्राम में कितनी होती है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है, सही है। अब आपने क्या करना है, ये जो मैस ऑफ प्रोटॉन है, ये जो मैस ऑफ प्रोटॉन है जो कितना दिया हुआ है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसको आप मल्टीप्लाई भी 1U से कर दें और डिवाइड भी 1U से कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1U कर दें, ठीक है। अब 1U इज इक्वल टू क्या होता है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिखने वाला हूँ 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो 1U, ये भी 1U होता है। तो kg से काट गया 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 से काट गया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आता है 1.00726U। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मैस यूनिट में जो मैस ऑफ प्रोटॉन आता है, ठीक है। kg में देखें तो इतना है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1 एटॉमिक मैस यूनिट में देखें, AMU में देखें या 1U में देखें तो 1.007276U आता है। इसी तरह मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना आता है 1.008665U, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना आता है 0.00055U। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा कम है, ठीक है, इतना ज़्यादा कम होता है कि सम टाइम हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, यही हमारे पास मेजर पोर्शन बनाते हैं पूरे एटम के मैस का। ओके हो गया। तो ये चीज़ें याद, क्योंकि 99.9% जो मैस होता है वो कंसंट्रेटेड होता है किसके, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो होप्स हो कि ये 1 AMU आपको समझ आ गया होगा, और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा कि किसी एटम के साइज़ को अगर हमने मैस को अगर हमने मेजर करना है तो हम AMU में करते हैं। और 1 AMU क्या है, ये हमारे पास एक हमने स्टैंडर्ड एक सेट कर लिया है कि इसके रिस्पेक्ट से आइंदा हम सब के मैसेज को कैलकुलेट करेंगे। ओके हो गया। और 1 AMU क्या होता है, ये कार्बन एटम के जो हमारे पास 12 हिस्सों में, अगर हम उसके 12 हिस्से करें तो उसके 12 हिस्सों में से जो एक हिस्से का मैस होगा वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1 AMU के इक्वल होता है। और वो कितना होता है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके हो गया। तो यानी कि कार्बन 12 के 12 अगर हिस्से करें तो उसके एक हिस्से का जो kg में मैस होता है वो कितना होता है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट से हम कहते हैं कार्बन का अपना फिर AMU में कितना हुआ 12 AMU हुआ, नाइट्रोजन का कितना हुआ 14 AMU हुआ, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16 AMU हुआ। इसी तरह हम डिफरेंट एटम्स के जो मैसेज हैं हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं या इस तरह से लिखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका नाम था एटॉमिक न्यूक्लियस। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।